बच्चों, अपने जो सेकेंड ईयर में अपन पढ़ाई कर रहे थे 1919 के एक्ट की सेकेंड पेपर में, जो भारतीय राज्य व्यवस्था वाला पेपर है, जिन दो एक्टों के बारे में पढ़ना है अपने को, उसमें 1919 का एक्ट अपन पहले पढ़ रहे थे। अपन ने कल इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखा था कि क्या प्रमुख विशेषता है इसकी। प्रांतीय सरकार से संबंधित, केंद्रीय सरकार से संबंधित और अन्य जो भी प्रावधान थे, मुख्य प्रावधान, कुल मिलाकर संवैधानिक विकास का एक प्रमुख ये पायदान था भारतीय संविधान के विकास में, संवैधानिक इतिहास में। 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ और भारत शासन अधिनियम, मॉन्टफोर्ट सुधार अधिनियम 1919 एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यद्यपि आंशिक रूप से ही, लेकिन उत्तरदायी शासन की स्थापना तो इसके द्वारा की गई थी। हालांकि ये बहुत संतोषजनक बात नहीं थी, अभी भी 10% ही लोग मताधिकार प्राप्त थे। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू था बच्चों, वो था ये प्रांतों में द्वैध शासन, जिसको डाइआर्की के नाम से भी जानते हैं। द्वैध शासन मैंने कल ही बताया था कि द्वैध शासन 1919 के एक्ट का एक लैंडमार्क था, एक बहुत बड़ा फीचर था। द्वैध शासन का मतलब था कि शासन के विषयों को दो भागों में बांटना, यानी शासन का दो भागों में विभाजन। और जो दो भाग थे, दो विषयों, दो भागों में विभाजित किया गया शासन के विषयों को, वो था आरक्षित और हस्तांतरित। जो आरक्षित विषय था वो प्रांतीय गवर्नर की काउंसिल के पास था, यानी गवर्नर के पास था उसके शासन का अधिकार। और हस्तांतरित वो उत्तरदायी, यानी कि भारतीय प्रतिनिधियों, यानी कि मंत्रियों के हाथों। लेकिन ये बहुत सफल नहीं हो पाया। 1921 में इस एक्ट के तहत 8 प्रांतों में इस एक्ट को लागू किया गया और 1932 में फिर जाके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी लागू किया गया। तो 1921 से लेकर अब तक, जब तक कि 1937 में एक नए अधिनियम यानी 1935 के एक्ट के तहत चुनाव नहीं हो गए, तब तक 16 वर्षों तक द्वैध शासन, इन प्रांतों में द्वैध शासन की प्रक्रिया चली। तो आज इसको देखेंगे कि द्वैध शासन, और ये स्पष्ट है कि द्वैध शासन जो है वो कुल मिलाकर सफल नहीं हो पाया। द्वैध शासन की असफलता के कारण क्या थे और द्वैध शासन की असफलता में किन किन तत्वों का योगदान था, हमें ये भी समझना होगा कि द्वैध शासन प्रांतीय जो उत्तरदायी शासन है था उसके नाम पर शुरू किया गया था। लेकिन कुल मिलाकर उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से भारतीयों को कुछ हद तक इनकॉर्पोरेट करके शासन में उनको संतुष्ट करना, लेकिन अंतिम जो सत्ता थी, शासन शक्ति थी, वो अंग्रेजी सरकार, औपनिवेशिक सरकार के हाथों में ही रखना। इसलिए सारे के सारे महत्वपूर्ण आरक्षित विषय गवर्नर के पास ही रहे। और बाद में 1927 में साइमन आयोग जब भारत आया तो उसका मुख्य मैंडेट, यानी कि जो मुख्य मुद्दा था उसका यही था कि द्वैध शासन की असफलता की जांच करना, उसकी समीक्षा करना और अगर कोई संभव हो तो उसमें सुधार की सिफारिश करना। तो हम सभी जानते हैं कि साइमन आयोग का भारत में बहिष्कार भी हुआ, क्योंकि ऑल व्हाइट मेंबर था ये, सभी श्वेत सदस्य थे इसमें और भारतीय शामिल नहीं किए गए थे, इसलिए इसका व्यापक विरोध हुआ था और इसलिए इसके सुझाव, इसकी जांच, इसकी समीक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो अब हम देखेंगे कि द्वैध शासन की असफलता के मुख्य कारण क्या क्या थे। देखिए, सबसे पहले जो था वो था सिद्धांततः ही है दोषपूर्ण योजना थी। देखिए, शासन का दो भागों में विभाजन और जो विभाग थे उसका ही बहुत सिद्धांततः विभाजन गलत था। आरक्षित और हस्तांतरित, ये जो विषय थे ये बहुत प्रैक्टिकल, व्यवहारिक नहीं थे। मैंने बताया था कि अगर गृह मंत्रालय वहां पर आरक्षित विषय में रखा गया गवर्नर के अधीन, और कम महत्व का जेल ये रखा गया इसके हस्तांतरित में, तो बड़ी विषम स्थिति हो रही थी। ठीक इसी प्रकार वित्त रखा गया आरक्षित में, कृषि रखा गया हस्तांतरित में, तो कृषि योजनाएं कैसे लागू हो, ऐसी कई सारी अव्यावहारिक जो बातें थी जो विभाजन में सामने आई।
वो इसकी असफलता का एक मूल कारण बना कि सिद्धांत रूप में यह है दोषपूर्ण था। शासन एक इकाई होनी चाहिए, शासन एक इकाई है, शासन में कई सारे पावर सेंटर्स नहीं बनने चाहिए, और वो पावर सेंटर द्वैध शासन ने बना दिया था। गवर्नर अपनी जगह, इधर भारतीय मंत्री अपनी जगह। तो ये थोड़ा सा बहुत ही अव्यावहारिक था, जिसमें असफलता का एक बड़ा कारण था, और इसी की वजह से विवाद भी होते रहे दोनों ही पावर सेंटर्स के बीच में। विषयों का तार्किक विभाजन, अब ये जानते हैं कि 1919 के अधिनियम के द्वारा जो विभाजन किया गया था उसमें बहुत अव्यवहारिक विभाजन था, जिन मैंने दो एग्जाम्पल दिए। जैसे एक ये है, मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मंत्री सर के वी रेड्डी ने अपने विभाग की एक असहाय लाचार स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि मैं वन के बिना विकास मंत्री था, मैं सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था, कृषि मंत्री के रूप में मेरा मद्रास के कृषकों के ऋण कानून या भूमि के विकास संबंधी में कानून बनाने से कोई संबंध नहीं था। तो ये बड़ा विचित्र विभाजन था, अतार्किक विभाजन था। सिंचाई कृषि अलग अलग है ना, वन विकास अलग अलग। तो ये बहुत ही अव्यवहारिक विभाजन था, जिसकी वजह से ये असफलता हुई। तीसरा एक बिंदु जो है इसकी असफलता का कारण गिनाया जाता है, वो है गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्ति। अब गवर्नर को अंतिम अधिकार था, लेकिन गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर यानी स्वविवेक, जिसको कि बाद में जो इसके आलोचक आलोचक थे उस स्वविवेक की शक्ति को स्वेच्छाचारी शक्ति की संज्ञा देने लग गए, जिसमें गवर्नर किसी भी डिसीजन को ओवररूल कर सकता था। तो फिर इसलिए भारतीय मंत्रियों ने कहा कि फिर हमारे डिसीजन का कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर वो बार बार ओवररूल कर दे। अपन आजकल देखते हैं कि एक जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सरकार है, उसके बीच में कई बार इस तरह के विवाद आते हैं, और शासन जो है ऐसा है महसूस करता है, कई बार कोर्ट को भी दखल देना पड़ता है। तो ये स्थिति कुल मिलाकर बारंबार और अंतर्निहित था उसमें कि गवर्नर की जो स्वेच्छाचारी शक्ति थी। इसलिए जो सीपी सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत के एक मंत्री थे मिस्टर केलकर, उन्होंने शिकायत की कि यद्यपि नीति संबंधी मामलों में उसे कार्य करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन विस्तार की बातों में निरंतर हस्तक्षेप करता था गवर्नर, है ना। इसी तरह संयुक्त प्रांत के ही मंत्री चिंतामणि ने कहा था कि शक्ति गवर्नर के पास है, मंत्रियों के पास नहीं। यानी शक्ति तो गवर्नर के पास है, मंत्री क्या करेगा? मंत्री क्या सिर्फ वो डाकिया पोस्टमैन की भूमिका में रहेगा? और इसीलिए गवर्नर की स्वेच्छाचारिता के रहते हुए सीमित क्षेत्र में भी उत्तरदायित्व की भावना का निर्वहन संभव नहीं था। वो कुल मिलाकर गवर्नर बहुत ऑल पावरफुल, ऑल परवेसिव, बहुत ज्यादा जो है उसकी शक्तियां व्यापक कर दी गई थी इसके अंदर, स्कीम, इस द्वैध शासन के अंदर। एक चौथा बिंदु जो और दिया जाता है इसकी असफलता का, वो है हस्तांतरित विषयों के लिए अलग से वित्त व्यवस्था नहीं। अब ये मूल बात है। अब देखिए, जैसे अपने यहाँ पे बजट की व्यवस्था है, तो जब बजट बनता है तो बजट बनाने के क्रम में सभी मंत्रालयों से उनकी आवश्यकताओं की मांग की जाती है। हम सभी जानते हैं कि फरवरी माह में बजट पेश होता है अपने देश में, और जुलाई माह से ही ये कार्य शुरू होता है। सभी विभागों से उनके आय व्यय का ब्यौरा, उनकी आवश्यकताओं के बारे में आवश्यकताएं मांगी जाती है। तदनुसार उनकी मांग के अनुसार उस पर विचार करते हुए फिर वित्त की व्यवस्था की जाती है। अब इसमें क्या था कि वित्त विभाग गवर्नर के पास, गवर्नर की काउंसिल के पास, और बाकी सारे विभाग, तो बाकी सारे विभाग अपने अनुसार जब मांग रखते तो वित्त उसको स्वीकार नहीं करता। तो बड़ी पंगु सी स्थिति हो गई। कहने को उत्तरदायी शासन था, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं था। बिना वित्त के ना तो सिंचाई, ना कृषि, ना वन, ना ही किसी अन्य क्षेत्र में कोई कार्य हो पाता था। और इसलिए कहते हैं जो मध्य प्रांत के मंत्री थे वो इस पर भी कहते हैं कि वित्त सदस्य निश्चित रूप से ये चाहता था कि हस्तांतरित विभागों को अपनी जरूरत का धन प्राप्त होने के पहले उससे रक्षित विभागों की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। यदि सबसे पहले आरक्षित विभाग, अब आरक्षित विभाग गवर्नर के पास था, हस्तांतरित विभाग के पास वित्त की व्यवस्था होती रहेगी, नहीं होगी कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की बात के कारण ये जो वित्त रहित, उस जमाने में आप सोच सकते हो कि बिना वित्त, आजकल तो स्वामित्व पोषित की भी स्कीम आ गई, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, लेकिन उस जमाने में आप सोच सकते हो बिना सरकारी वित्त के कैसे विकास का काम हो सकता था। तो इसलिए ये जो स्कीम थी, द्वैध शासन की योजना थी, वो लगभग असफल होने लगी। फिर उसके बाद एक और बिंदु बताया जाता है कि मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं। अब द्वैध शासन के अंतर्गत जो मंत्री थे
वो मंत्री थे अपने विभाग के, लेकिन उनकी योजनाओं को, उनकी स्कीम्स को, उनके विकास के कार्य को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो आईसीएस की, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेट्स की नौकरशाहों की। अब ब्यूरोक्रेट जो थे वो अंग्रेजी सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, है ना, वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। वो उन्होंने मंत्रियों को एक तरह से कोई भाव देना ही नहीं उचित समझा, मंत्रियों की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे, तो मंत्री अपने आप में बहुत पंगु कहते थे। इसलिए एक मंत्री ने कहा भी कि मंत्रियों के लिए इससे दुखदायी और अपमानजनक बात क्या हो सकती थी कि उसका अधीनस्थ उसके निर्णय के विरुद्ध गवर्नर से अपील कर उसको परिवर्तित करा ले। अब ये भी है कि अगर वो कोई निर्णय लेता मंत्री, तो जो ब्यूरोक्रेट्स थे, आईसीएस अधिकारी थे, वो उसके विरुद्ध अपील करते हुए वो चले जाते थे उधर, है ना, गवर्नर के पास। तो इन सब के कारण ये स्कीम फेल हुई और सामूहिक उत्तरदायित्व का भी कुल मिलाकर अभाव ही था, तो इसलिए ये स्कीम फेल हुई। विधान परिषदों का दोषपूर्ण गठन हो गया, है ना, तो इस कारणों से और स्वराज दल और कांग्रेस ने भी असहयोग किया, इन कारणों से ये स्कीम फेल हुई, योजना फेल हुई। लेकिन इसके बाद से 1935 का एक्ट जो आया उसके बाद में बात करेंगे अपन। साइमन कमीशन ने इसकी समीक्षा की, गलत पाया, और द्वैध शासन का जो प्रश्न हो उसमें ये पॉइंट्स आप जरूर लिखना।